Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल तक आपको लेकर जाएगा। अगर इस तरीके से यह लिंक काम नहीं करता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और आपको जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी काम की बातें हैं, एग्जाम रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स को इतना डीपली कवर किया जाएगा जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही साथ में जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं और जो हमारे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी यहाँ पे साथ ही साथ कवर करता हुआ चलेगा। नंबर 1 आर्टिकल, यहाँ पे बात की गई है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिसेंटली इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज कर दिया गया है लॉन्च, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। सबसे पहली चीज़ समझना यह है कि इस वाले आर्टिकल को हम अपने जीएस पेपर में कहाँ से लिंक कर पाएंगे। तो सिलेबस के अंदर जब आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स नजर आएंगे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, वेलफेयर स्कीम्स और स्किल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो न्यूज़ है ये क्यों आई चर्चा में, कोई रीज़न होगा इसके पीछे का। देखो रीज़न ये है कि जो हमारे पास में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यानी लोगों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, लोगों को बहुत ज़्यादा कौशल बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके अंदर टैलेंट को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है हमारे पास में जिसको हम लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर इस बॉडी ने पार्टनरशिप करी किसके साथ में, सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में। दो और छोटी छोटी बॉडीज़ के साथ में पार्टनरशिप की गई और पार्टनरशिप करने के बाद में इन्होंने ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज कर दिया है लॉन्च। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया जाएगा, इस इनिशिएटिव में फोकस दिया जाएगा जो गांव वाला एरिया है, या फिर आप कह सकते हो जो कि एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, आदिवासी लोग रह रहे हैं। अब उनके साथ क्या किया जाएगा, तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से उन लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको और कौशल बनाया जाएगा, टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ देखो, प्रीलिम्स के लिए ना यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ जाती है, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या है पहले इसको समझेंगे, फिर आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कॉरपोरेशन है ना, एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नॉन प्रॉफिट मतलब यहाँ पर कोई भी इसका फायदा कमाने का मकसद नहीं है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 31 जुलाई 2008 में। और कैसे बनाया गया था, तो एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, वो था कंपनीज एक्ट 1956। इसके सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इस बॉडी को हम लोगों ने डेवलप किया। सिंपल बात हो गई। चलो अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो ये पर्टिकुलर कॉरपोरेशन है इसने क्या किया, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज कर दिया है लॉन्च। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है क्या आखिरकार, अब यहाँ पे हम लोग मेजर चर्चा पे आते हैं। तो बेसिकली ये एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने का काम करता है। अब इस प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली बात है आगे चलाने के लिए फंडिंग चाहिए होगी, बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट काम करेगा, पहली बात काफ़ी सारा पैसा लगता है किसी भी योजना, स्कीम, प्रोजेक्ट के अंदर में, उसके बाद वो रन करता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन फंड करता है, इसको फंड करने वाली यही वाली बॉडी है जो कि मैंने आपको बताया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सिंपल हुआ। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मेजर एम जो है, मकसद, उद्देश्य है, वो क्या है कि लगभग हमें 450 जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश और झारखंड से, इन ट्राइबल स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, इनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना है ताकि ये अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि इनके अंदर डेवलपमेंट होगा, इनके अंदर स्किल्स आएंगे, इनके अंदर टैलेंट आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इकोनॉमी को भी जनरेट करेंगे अपने एरिया की। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया गया है 6 राज्यों के अंदर। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात। क्लियर हुआ।
अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंस यहाँ पर यही है कि देखो हमारे कंट्री में आज के टाइम पर जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एबिलिटी है। हालांकि आज के टाइम पर यूथ काफ़ी भटक जाता है तो वो पोटेंशियल कहीं और चला जाता है, लेकिन करंट टाइम पे पोटेंशियल और एबिलिटी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी और क्षमता ये दोनों बहुत है। लेकिन हमें ज़रूरत यह है कि उस यूथ का जो पोटेंशियल और एनर्जी है उसको सही समय पर सही जगह पर यूज़ किया जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसान के अंदर एक स्किल होनी चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए कि अपने पोटेंशियल को सही समय पर सही जगह पर वो यूज़ कर सके। तो वही स्किल वही टैलेंट यहाँ पर डेवलप करने का काम करता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा, ये बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी देगा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को। ट्राइबल पॉपुलेशन की स्किल्स बढ़ेंगी, वो कुछ करेंगे आगे और साथ ही साथ में यहाँ पर इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर आगे अर्न कर पाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल और लोकल इकोनॉमी को ग्रो करना। अभी मैंने आपको बताया ये जो प्रोजेक्ट है ये रूरल और लोकल यानी कि जो गांव वाले एरिया है शहर वाले एरिया हैं, यहाँ पे जो लोग हैं गांव वाले एरिया और साथ ही साथ में जहाँ पे ट्राइबल पीपल्स रह रहे हैं वो वाले एरिया, तो उन लोगों को स्किल बढ़ाने के लिए ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब जब उनकी स्किल्स को इंक्रीज किया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे और अपने एरिया की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, सिंपल सी बात है। प्लस क्या होगा, स्किल्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर उसके बाद में जो फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है लोकल एरिया में आज के टाइम पर क्या होता है, देखो आपको ही पता है लोकल एरिया में आजकल ये होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास में काम करने की, तो ज़बरदस्ती उनको अपना एरिया छोड़कर शहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन जब इनको स्किल्स देंगे, टैलेंट आएगा, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट होगा उस एरिया का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो इससे यहाँ पर लोगों को ना माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, शहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्लस एट द लास्ट ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको भी हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें इसी वाले स्कीम के माध्यम से। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब जो ये ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है ना, ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा अलग अलग फेज़ के अंदर, यानी अलग अलग फेज़ के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फेज़ 1 या स्टेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं यानी जिन भी लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आया जा रहा है उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ कहाँ से, जो रूरल एरियाज़ है, गांव वाले एरिया है, या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के, क्योंकि इस स्कीम को 6 राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब उन लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इकट्ठा करने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं ना बेसिकली यहाँ पर उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ लर्न करने की, कुछ स्किल्स सीखने की, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनके हाथ से ना जाए। ठीक है ना, जो भी उनको इंपॉर्टेंट रिसोर्स की आवश्यकता होगी वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पर इस फेज़ 1 के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर हो गया। अब फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था रांची के अंदर। अब ये जो फेज़ 2 है ना इसको लागू किया गया युवा विकास सोसाइटी के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंडर में आता है। इन सब ने मिलकर क्या किया, कुछ लैब्स को बनाना स्टार्ट किया, कुछ यहाँ पे लैब बनाए गए, क्लासरूम बनाए गए। अब इसको बनाया गया सेक्टर स्किल काउंसिल की मदद से, ताकि यहाँ पर इन लैब्स के थ्रू, इन काउंसिल्स के थ्रू, इन क्लासरूम्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकें, लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है ना, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर फोकस ये है कि हम लोग ट्रेनिंग दें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जो पीपल है उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, कैसे यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टेक यानी सोलर पैनल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। प्लम्बिंग की ट्रेनिंग, 2 व्हीलर की जो हमारी 2 पहियों वाली गाड़ी है उसको कैसे रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, कैसे यहाँ पर फार्मिंग करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, उन सब चीज़ों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ओवरऑल उस स्किल का लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें आगे अपने एरिया के अंदर। अब इसी प्रकार से लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये तो आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जान लिया जो कि मैंने आपको बताया ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ जब आप लोग मेंस के अंदर आंसर लिखोगे ना तो मेंस में ना आपसे इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सरकार ने चलो ये स्टेप उठाया, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से और इनिशिएटिव्स हैं जो को लोगों की स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 इनिशिएटिव देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा रोजगार मेला, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास, देन उसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम,
देन स्कूल इनिशिएटिव्स एंड हायर एजुकेशन, देन इंडियन इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स। ये कुछ इनिशिएटिव से ध्यान रख सकते हो। तो ये था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। मेक श्योर करना कि 2K प्लस लाइक्स को आप लोग जल्द से जल्द हिट करो। नेक्स्ट आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे जो वेमेन साइंटिस्ट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं, उनका स्टेटस क्या है। पिछले समय में जो वेमेन साइंटिस्ट हैं भारत के अंदर वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। कैसे बढ़ी हैं, हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी बात है कि वेमेन साइंटिस्ट इंक्रीज हुई हैं, तो वो ये एक अच्छी बात है। कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इंक्रीज हुई हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे बॉटनिस्ट के सेक्टर में यहाँ पर ये हैं, बायोकेमिस्ट के सेक्टर में ये हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अभी मैं डिटेल से बात करूँगा इसके अंदर। तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है जेंडर का, एजुकेशन का, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और साथ ही साथ में इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन का। पहली बात, ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली एक डेटा तैयार किया गया है। किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब जो ये डेटा तैयार हुआ है, डेटा ये दिखाता है कि 28% जो पार्टिसिपेंट्स आपको रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी हमारे देश में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, इसके अंदर जो 28% लोग आज के टाइम पर पार्टिसिपेंट्स हैं 2018-19 के अंदर, वो बेसिकली वेमेन थी। फिर से बोलता हूं, 2018-19 के अंदर में रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर 28% पार्टिसिपेंट्स वेमेन थी, जो कि अगर हम लोग पहले कुछ सालों से कंपेयर करें तो ये बढ़ चुका है। क्योंकि यहां पे आप देखोगे साल 2000 से लेकर 2001 के बीच में और अब 2018-19 के बीच में तो एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। पहले इतना वीमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था इस रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में। अगर हम लोग तब से कंपेयर करें तो लगभग अभी 2018-19 में 13% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 13% से बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे का रीज़न है कि अलग अलग इनिशिएटिव्स जो कि सरकार के थ्रू चलाई गई, वेमेन को सपोर्ट किया गया। उसके बाद जो वेमेन्स हैं वो यहाँ पर इस साइंस की कैटेगरी में आगे बढ़ती चली गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैटेगरी में, साइंस एंड टेक की कैटेगरी में आगे बढ़ती चली गई। नाउ अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है ना, इसका मेजर मकसद है कि जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है, अभी तो हम लोगों ने 28% तक बढ़ता हुआ देखा है 2018-19 के अंदर, लेकिन हमें 2030 तक इसको 30% से बढ़ाना है साइंस एंड टेक के मामले में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेमेन का पार्टिसिपेशन हमें हर हाल में 30% से इंक्रीज करना होगा। अभी यहाँ पर यह पता है आर्टिकल इतना चर्चा में और क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे पास में साइंस को लेकर एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस बॉडी के अंदर जो यहाँ पर पहली वेमेन है उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। देखो होता क्या है ना, जो ये CSIR बॉडी है ना, इसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल का पोस्ट होता है, डायरेक्टर जनरल का पद होता है। तो पहली बार एक वेमेन जो है इस बॉडी की डायरेक्टर जनरल बनी है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर N कलाईसेल्वी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि पहली बार ये भी हुआ कि वेमेन का पार्टिसिपेशन साइंस कैटेगरी में बढ़ रहा है और रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि वाकई में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये सारा डेटा हमारे सामने आया तो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया। अब उस एनालिसिस के अंदर क्या क्या मिलता है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ वेमेन है जो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर बढ़ी हैं, ये साल 2000 से लेकर 2001 में 232 के आसपास थी, लेकिन 2016 से 17 के बीच में 941, तो 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले बहुत कम वेमेन हिस्सा लिया करती थी रिसर्च और डेवलपमेंट में, लेकिन अब 2016-17 में इन्होंने हिस्सा लेना ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा वेमेन हिस्सा ले रही हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ वेमेन है रिसर्चर्स के मामले में, ये बेसिकली 2015 में 13.9% का था, लेकिन 2018 में ये 18.7% का हो चुका है, यानी वेमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। तो ये जो तथ्य है, ये जो डायरेक्टली फैक्ट है ना, ये आप लोग एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में ये एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आप देखोगे कि वेमेन का जो एनरोलमेंट है साइंस के अंदर वो किस प्रकार से बढ़ता हुआ गया है। साल 2011-12 के अंदर कैसा था, 12-13 के अंदर 13-14, 14-15, 15-16। तो इसमें अंडर ग्रेजुएशन की कैटेगरी में वेमेन का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कितनी परसेंट वेमेन ने एनरोलमेंट किया था, कितनी वेमेन ने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एमफिल किया, देन पीएचडी किया। तो आप देखोगे साल ब साल इंक्रीज हो रहा है, बीच में बढ़ता घटता रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यानी वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो ग्रेजुएशन के मामले में,
पोस्ट ग्रेजुएशन के मामले में, एमफिल के मामले में, पीएचडी के मामले में, सभी जगह पर इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल डेटा हमें यह बताता है कि वेमेन का जो रोल है पढ़ाई में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में, इन सभी जगह पर एक अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिला है रिसेंट टाइम्स में, जो कि एक अच्छी बात है। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर कुछ अलग अलग कैटेगरी की बात की गई है, जैसे जो वेमेन रिसर्चर्स हैं किस मामले में, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के मामले में, इनका जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइंस की जब बात आती है तो अलग अलग सेक्टर्स की बात आ रही है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस, सभी जगह की। तो सबसे ज़्यादा जो वेमेन रिसर्चर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है वो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के सेक्टर में बढ़ा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सर्वे के बारे में भी चर्चा की गई। इस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। 2019 का सर्वे था, हायर एजुकेशन को लेकर सर्वे था, यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर लोगों का कितना कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन के अंदर वो बड़ा है। जब आप देखोगे साइंस एजुकेशन का मामला, तो साइंस एजुकेशन में वेमेन का पार्टिसिपेशन 53% का है और मास्टर्स के लेवल पर 55% का। यानी साइंस के मामले में पढ़ाई हो रही है, बैचलर्स भी कर रही हैं वेमेन और मास्टर्स भी कर रही हैं। बैचलर्स में 53%, मास्टर्स में 55%, यानी बहुत सारी वेमेन मास्टर्स भी कर रही हैं। प्लस डॉक्टर लेवल पर देखें तो डॉक्टर लेवल पर वेमेन थोड़ा सफर कर रही हैं, लेकिन बाकी साइंस एजुकेशन के मामले में वेमेन की पढ़ाई बराबर चल रही है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ओवरऑल स्टेट ऑफ वेमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस सेक्टर। अभी तक हम लोग अलग अलग तथ्यों की बात कर रहे थे, अब देखते हैं ओवरऑल डेटा कि पूरे साइंस सेक्टर में वेमेन का पार्टिसिपेशन कहां पर देखने को मिलता है। नेशनल फिगर की बात करेंगे कंट्री के लेवल पर, जो नंबर ऑफ साइंस रिसर्चर्स हैं इंडिया के अंदर में वो डबल हो चुकी हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो वेमेन रिसर्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में 30,000 के आसपास थी, तो यहाँ पर 2022 में 60,000 के आसपास हो गई। तो नंबर ऑफ रिसर्चर्स पूरे कंट्री लेवल पर, पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इनफैक्ट 2014 से कंपेयर करें तो दुगनी हो चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। वेमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर देखने को मिला है, 40% का हुआ है। दूसरा नंबर आता है मेडिसिन का, मेडिसिन सेक्टर में 35% पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आज के टाइम पर 97 साइंटिस्ट में से 35 केवल वेमेन है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर अलग छोटे छोटे 18 डिपार्टमेंट्स हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो हेड है ना वो वेमेन आपको देखने को मिल रही हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो वेमेन का लीडरशिप है आज के टाइम पर साइंस के मामले में वो लगातार ग्रो हो रहा है। प्लस ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक बताया, नेशनल फिगर बताया। अब बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे एक आता है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर 18% का इन्वॉल्वमेंट वेमेन का आ चुका है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। फिर नाई पर जो हैदराबाद के अंदर यहाँ पर 21% का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे अलग अलग ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 33% का वेमेन का पार्टिसिपेशन आ चुका है। असम की जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर 17% वेमेन का पार्टिसिपेशन है। तो लगातार इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वेमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक क्रक्स पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया। तो रीजन बोला जा रहा है, सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को चलाया कुछ रीसेंट टाइम में। जैसे एक इनिशिएटिव का नाम है गति, फुल फॉर्म देखते हैं जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली गति कहलाता है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था खुद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एक जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया स्टेम सेक्टर में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जेंडर इक्वालिटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया। यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ मेल को ही यहाँ पर एक मौका मिलेगा, वेमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आया। और इस गति के पहले फेज के अंदर ही जो एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट थे ना, इनको सेलेक्ट किया गया DST के थ्रू और वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा। वेमेन को एज अ लीडर की तरह अपॉइंट किया गया, फैकल्टी की तरह अपॉइंट किया गया। बहुत सारी जो वेमेन स्टूडेंट्स हैं रिसर्च कैटेगरी के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पर इसके अंदर अपना एंगेजमेंट दिखाया। फिर उसके बाद में दूसरा आता है विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम को भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने ही लॉन्च किया है और ये स्कीम भी यहाँ पर इंश्योर करती है कि जो हाई स्कूल की बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज दें हम इनके हायर एजुकेशन के अंदर में।
हम लोग प्लान करते हैं यहाँ पर इस विज्ञान ज्योति स्कीम के माध्यम से कि जो बच्ची है, जो गर्ल है ना, वो अपनी स्कूल से यहाँ पर क्या करे, साइंस की फील्ड में बहुत कुछ कर सके। तो ये इनिशिएटिव चलाया गया। फिर एक और इनिशिएटिव है इंडो यूएस फेलोशिप फॉर विमेन इन स्टेम। इसको हम लोग विस्टेम के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से जो विमेन साइंटिस्ट है ना, वो काम कर सकती हैं रिसर्च लैब्स के अंदर यूएस में, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो विमेन को यहाँ पर इस प्रकार से भी एक सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी यहाँ विमेन का पार्टिसिपेशन साइंस सेक्टर में किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से संबंधित है, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक आता है, तो आपको डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग पांडुरंग कांकोजी जी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पे पांडुरंग जी देखने को मिलेंगे, इधर यहाँ पर विवेकानंद जी। बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके बारे में चर्चा थोड़ी सी कम हुई है। स्वामी विवेकानंद जी को तो सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेट करेंगे। क्यों? सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, खबर में है क्या? हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़ में है, सुर्खियाँ बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो स्पीकर है ये मैक्सिको ट्रैवल करेंगे ताकि स्वामी विवेकानंद जी और साथ ही साथ पांडुरंग कंकोजी इनके स्टैचूज़ को अनवील किया जा सके, इनके स्टैचूज़ का उद्घाटन किया जा सके। अब यहाँ पर इन पांडुरंग कंकोजी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है मैक्सिको के साथ में। वो कनेक्शन क्या है वो आपको समझाऊंगा आगे। तभी यहाँ पर लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो मैक्सिको जाएंगे और इनके स्टैचूज़ को अनवील करेंगे। और ये जो स्पीकर की विजिट होने वाली है, लोकसभा के स्पीकर की विजिट जो होगी, ये बेसिकली यहाँ पर इसलिए भी है ताकि हम लोग दुनिया भर में, इंडिया से बाहर, उन लोगों के बारे में बता सके जिन लोगों के बारे में थोड़ी सी कम चर्चा है। जैसे यहाँ पर ये पांडुरंग कंकोजी, इनके बारे में थोड़ी सी कम चर्चा है, लेकिन आज आपको बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिलने वाला है। इनफैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं पांडुरंग जी, ये कौन थे? देखो, इनका जन्म होता है वार्धा, महाराष्ट्र के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पर अब जो रिवॉल्यूशंस आए थे, लगातार बहुत सारे आपको क्रांतियाँ देखने को मिली थी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था इनका। ये यहाँ पर यंग स्टूडेंट ग्रुप के हीरो बनते हैं। कंकोजी यहाँ पर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख के। जैसे फ्रांस के अंदर क्रांति आई थी, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यहाँ पे इन लोगों ने कैसे आज़ादी पाई, ये सब क्रांतियों को देख के काफ़ी खुश होते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडिया को छोड़ने से पहले यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब पहली बात इंडिया को छोड़कर ट्रेनिंग करने जा रहे थे, लेकिन छोड़ने से पहले ये बाल गंगाधर तिलक जी के पास में जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी ना, इनके एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन होते हैं। अब इंडिया गए, ये इंडिया छोड़कर गए। अब जब इंडिया को लीव करके गए बाहर, तो बाहर इनका कैसा रोल रहा है इसको समझते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आगे की जो ट्रेनिंग है ना, वो यहाँ पे बाहर की साइड में करूँगा, अब्रॉड करूँगा, विदेश में करूँगा। जो रिवोल्यूशनरी मेथड को लेकर ट्रेनिंग, यानी कि क्रांति लाने की जो ट्रेनिंग है, मिलिटरिस्टिक स्ट्रैटेजी की जो ट्रेनिंग है, वो सब मैं बाहर करूँगा। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम जो भी यहाँ पे जापान, चाइना के जो नेशनलिस्ट हैं, इनके साथ में कुछ टाइम इन्होंने बिताया। और कुछ टाइम बिताने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्टली मूव करते हैं यूएसए में, यानी अमेरिका में। वहाँ पर ये एनरोल करते हैं, एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर 1 साल बाद ये ज्वाइन कर लेते हैं माउंट तमालपाइस मिलिट्री अकेडमी को। ये भी अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में नजर आएगी। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिलिट्री को, अकेडमी को ये ज्वाइन करते हैं ताकि इनका जो पर्पस है इंडिया को छोड़ने का, वो पूरा कर सकें। इंडिया को छोड़ने का पर्पस था इंडिया में भी क्रांति लेकर आई जाए और जो ये अंग्रेज़ों का राज है इसको ख़त्म किया जाए। अब इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, भारत को आज़ाद करने का जो काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए गए, इसमें कंकोजी का भी एक बहुत बड़ा एसोसिएशन था, जैसे कंकोजी एंड गदर पार्टी। अब देखो यूएस के अंदर क्या होता है कि जो कंकोजी है ना, ये मिलते हैं लाला हरदयाल साहब से। अब लाला हरदयाल जी से मिलते हैं, ये बेसिकली एक इंडियन इंटेलेक्चुअल टीचिंग कर रहे होते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। जो हरदयाल है ना, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोपोगेंडा कैंपेन को स्टार्ट किया और उसके बाद में इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश करे जहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, यहाँ पे हमारे देशभक्ति वाले गाने और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भारतीय भाषा में इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, गदर पार्टी का एक तरीके से एमरजेंस स्टार्ट होता है, गदर पार्टी बनना स्टार्ट होती है। और कंकोजी यहाँ पर एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर होता है, यानी कि गदर पार्टी को बनाने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर ये भी होता है जो गदर पार्टी को बनाते हैं। गदर पार्टी को बनाया जाता है इंडियंस के थ्रू जो कि विदेश में रह रहे थे। 1913 के अंदर इस पार्टी को बनाया गया।
अब जो भी लोग मिलकर इस पार्टी को बनाते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनका मकसद ये था कि इंडिया में हम भी एक क्रांति लेकर आएँ ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, जो अंग्रेज़ों का राज हो रहा था इसको ख़त्म करने के लिए हम भी इंडिया में क्रांति लेकर आएँ और इन अंग्रेज़ों से लड़ें। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कंकोजी और इनका मैक्सिको का कनेक्शन क्या है, क्योंकि मैक्सिको में ये स्टैचू को उद्घाटन किया जाएगा, अनवील किया जाएगा। तो इनका जो कनेक्शन है मैक्सिकन्स और यूएस के साथ में एक गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूएसए गए थे, वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी में यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। फिर क्या होता है, जब मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहीं पर बहुत सारे मैक्सिको के लोग से भी मिलते हैं ये। फिर उसके बाद में ये पढ़ते हैं मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन को देखते हैं, यानी मैक्सिको के अंदर भी एक क्रांति आई थी, तो उससे भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, क्योंकि मैक्सिको के लोग ने भी क्या किया, जो वहाँ पे तानाशाह हुआ करता था उसका जो शासन था वो ख़त्म कर दिया था ये क्रांति लाने के बाद में, तो उस चीज़ से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी इस प्रकार से एक क्रांति को लेकर आया जाए। फिर साथ ही साथ यहाँ पर ये आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते हैं, जैसे भिकाजी कामा पेरिस में मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन जो रशिया के अंदर है उनसे भी मिलते हैं। इन सब लोगों से यहाँ पर सपोर्ट मांगते हैं कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है, जो देश को आज़ाद कराना है, उसके यहाँ पर इन लोगों से सपोर्ट की भी मांग की जाती है इनके थ्रू। अब होता क्या है, फिर बाद में इनको यूरोप से निकाल दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इंडिया आ नहीं सकते थे, तो उसके बाद यहाँ पर ये मैक्सिको के अंदर चले गए, मैक्सिको में कुछ टाइम तक ये रहे। तो मैक्सिको में इनकी लाइफ कैसे रही, देखो मैक्सिको में इनके कुछ दोस्त बने, वहाँ पे दोस्तों के साथ में क्या हुआ, थोड़ा घुले मिले और अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ को व्यतीत करने लगे। प्लस बाद में इनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ प्रोफेसर एट द नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इन चैम्पिंगो। तो बाद में मैक्सिको सिटी के अंदर में, मैक्सिको शहर के पास में एक जगह है, वहाँ पर एक नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एज अ प्रोफेसर इनको अपॉइंट कर लिया जाता है। बाद में ये रिसर्च करते हैं कॉर्न के ऊपर, भुट्टे के ऊपर, गेहूं के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं, तो एग्रीकल्चर में जो भी फसलें हैं कॉर्न, वीट, पल्सेस, रबर, इनके ऊपर खूब सारी रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करते करते यहाँ पे आप कह सकते हो एक ऐसी ड्राफ्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी वैरायटी बना देते हैं ये जो कि मतलब सूखा भी पड़ जाए तो भी वो फसल अच्छे से ग्रो करेगी, ऐसी फसल को इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। तो ये कुछ एफर्ट्स यहाँ पर लगाए गए थे और एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई है मैक्सिको के अंदर में। फिर बाद में 20वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बारलोग आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जो ये मैक्सिकन वीट वैरायटी है ये पंजाब लेकर आए, यानी कि इन्होंने मतलब अगर हम लोग एकदम बेसिक से देखें तो कंकोजी का रोल एक बहुत बड़ा था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर। फिर बाद में इनको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का दर्जा भी दिया गया मैक्सिको के अंदर में, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल मैक्सिको के साथ में रहा है, मैक्सिको के साथ में कनेक्शन रहा है। दैट इज़ वाई इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, सॉरी अभी हम लोगों ने कंकोजी के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब मैं वीडियो को कट करके यहाँ पर दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कभी भी देखना हो तो देख सको। जब हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो यहाँ पर इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। जो नेशनल यूथ डे है ना, जो हर साल मनाया जाता है, वो बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। 1893 में क्या होता है, महाराजा अजीत सिंह जो खेतरी स्टेट के मतलब खेतरी स्टेट से बिलोंग करते थे, इनकी रिक्वेस्ट पर यहाँ पे आप कह सकते हो इनका जो नाम है वो विवेकानंद पड़ता है। अब विवेकानंद जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहा है पूरे दुनिया भर में। इन्होंने दुनिया भर में इंडियन फिलोसफीज़ के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, वेदांता, योगा, इनके सब चीज़ों के बारे में बताया, नियो वेदांता के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया, हिंदुइज्म के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियल प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ ये लेकर आए। इनका एक बहुत बड़ा जोर था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना। एजुकेशन यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप कर सकता है, इनका ये कहना था। प्लस यहाँ पर ये जाने जाते हैं अपनी एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्पीच के लिए। एक स्पीच दी थी इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो के अंदर 1893 में। और यहाँ पर आप कह सकते हो 4 पाथ की, यानी 4 रास्ते की ये बात करते हैं। हमारे लिए 4 ऐसे रास्ते हैं जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति देंगे। वो 4 रास्ते कौन कौन से हैं जो कि हम लोग को प्लेजर, अटैचमेंट सब कुछ फ्री करेंगे। देखो वो 4 रास्ते हैं, राज योगा, कर्म योगा, जन योगा और साथ ही साथ में भक्ति योगा। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने यहाँ पर विवेकानंद जी को बोल दिया था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं। और ये जो नाम दिया गया है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के थ्रू दिया गया था। ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में काफ़ी बड़ा कनेक्शन रहा विवेकानंद जी का। सबसे पहली बात, एक चीफ आप कह सकते हो एक शिष्य रहे हैं ये 19वीं सेंचुरी के अंदर रामकृष्णा परमहंस जी के। फिर बाद में यहाँ पर रामकृष्णा मिशन को एस्टेब्लिश किया गया था इनके थ्रू 1897 में। और जो रामकृष्णा मिशन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बात करता था एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, हेल्थ के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यूथ के बारे में, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में, रिलीफ के बारे में, लोगों को और ज़्यादा डेवलप करने के बारे में। ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो रामकृष्णा मिशन का एक गोल था। 1899 में क्या होता है, ये एस्टेब्लिश करते हैं बेलूर मठ को, ठीक है ना। बेलूर मठ को यहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया और लास्ट में इनकी जब डेथ होती है वो बेलूर मठ में ही होती है 1902 में। बेलूर मठ लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बेसिकली एक हेडक्वार्टर है ऑफ रामकृष्णा मठ और रामकृष्णा मिशन। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको थोड़ा सा, जब मैंने कंकोजी के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे गदर पार्टी के बारे में भी आपको बताया था थोड़ा सा। गदर पार्टी के बारे में बात करें तो गदर पार्टी एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि इंडिया के अंदर क्रांति लाने के लिए इसको लेकर आया गया था ताकि क्या कर सकें, जो अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था उससे हम लोग इंडिया को आज़ाद कर सकें। अब यहाँ पर देखो, इस पार्टी को बनाया गया था 1913 में अमेरिका के अंदर में। बनाने वाले ज़्यादातर जो लोग थे वो पंजाबीज थे। अब जो ये पार्टी है इसके अंदर बहुत सारे लोग आपको इंडिया से देखने को मिलते थे। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश कॉलोनिज्म चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उसको ख़त्म किया जा सके। अब जो ये पार्टी है इसको हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं एज अ हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। लाला हरदयाल के अंडर में यहाँ पर इनको इस पूरी पार्टी को बनाया जाता है। ये जो पार्टी है ये जानी जाती है कि, इसलिए मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को चलाया जाए। और ये गदर मूवमेंट जो है ना, ये इंस्पायर करता है किस चीज़ को, एगैलिटेरियन वैल्यूज़ को। ये एगैलिटेरियन वैल्यूज़ बेसिकली अमेरिकन कल्चर से वर्ड लिया गया है। एगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि बात करता है लोगों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं, उनके साथ में एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करता है ये गदर मूवमेंट। क्लियर हुआ। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में चीज़ों को ध्यान रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार के बारे में। तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का, साथ ही साथ में प्रीलिम्स के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है ही। न्यूज़ क्या है, रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ हैं इन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया है एक्वा बाजार नाम से। अब ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ना एक्वा बाजार, ये आपको मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है, उसी के अंदर यहाँ पर एक्वा बाजार का कॉन्सेप्ट आ चुका है। यहाँ पे क्या होगा, जो फिशर फार्मर्स हैं यानी मछली पकड़ने वाले जो यहाँ पे आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे, उनका काम आसान हो जाएगा। मछली पालने की सुविधा जो है, जो भी यहाँ पर चीज़ें लगती हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पर मिलेंगी, प्लस अपनी मछली को यहाँ से बेच सकेंगे वो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया गया है एक्वा बाजार का, जो फीचर इस मोबाइल ऐप के अंदर लाया गया है ना, ये रिसेंटली एक मीटिंग के अंदर लेकर आया गया जब एक नवी मीटिंग चल रही थी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की। अब जो ये मत्स्य सेतु ऐप है ये क्या है, इसको समझते हैं। ये जो ऐप है ना, इसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू, जिसको ICAR के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भुवनेश्वर वाले सेंटर के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसके थ्रू यहाँ पे बनाया गया। अब इस पर्टिकुलर ऐप को बनाने के लिए जो सपोर्ट मिला है वो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड से भी मिला है, और साथ ही साथ में जब हम लोग मछली की बात करते हैं तो मछली के डेवलपमेंट के लिए, मछली सेक्टर के लिए डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड तो यह है, दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इन दोनों का ही सपोर्ट मिला, फंडिंग का सपोर्ट मिला, उसके बाद आप कह सकते हो इस ऐप को डेवलप किया गया था। अब जो ये ऐप है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि मान लो कोई भी वेंडर है, कोई भी व्यक्ति है जो कि यहाँ पे क्या करना चाहता है, अपने इनपुट मटेरियल्स को, मछली पालने का जो भी सामान है, ठीक है ना, जो भी आइटम्स लगता है उसको बेचना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और ऑनलाइन इस चीज़ को सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिश को जीवित रखने के लिए जो सीड होती हैं, बीज होती हैं, मटेरियल्स होता है, ठीक है, तो ये भी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर रजिस्टर की जा सकती हैं। तो जितनी भी लिस्टिंग होगी, जैसे कि मान लो कुछ भी चीज़ें हम लोग जब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर चढ़ाएंगे तो उसमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे उस प्रोडक्ट का
नाम क्या है, प्राइस क्या है, कितने अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस किस एरिया में यहाँ पे सप्लाई होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस ऐप पर देखने को मिलती है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, बाकी सारे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब जो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जिनको ज़रूरत है, मछली पालते हैं वो, उनको कुछ बीज वगैरह की ज़रूरत है जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए उन वेंडर से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड फिश बायर्स होंगे, यानी कि जो मछली खरीदने वाले लोग होंगे, वो फार्मर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यानी फार्मर्स को भी हेल्प होगा, वेंडर्स को भी हेल्प होगा, सभी तरह से सभी लोगों को हेल्प होगा जो कि फिशरीज सेक्टर के साथ में जुड़े हुए होंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ये हमारे फिश फार्मर्स को हेल्प करेगा ताकि हम लोग अपने फिश फार्मर को ग्रो कर सकें, ठीक है ना। मछली बेचने में भी यहाँ पर मदद करेगा ये पर्टिकुलर ऐप, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आगे आते हैं। अब फार्मर्स को डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। फार्मर्स को बहुत सारी जो बिजनेस इंक्वायरीज हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। जो भी यहाँ पर मछली खरीदने वाला होगा, ठीक है, वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है फार्मर्स के साथ में और मछली को खरीद सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी? करेंट टाइम पर बात करें, जो हमारे फिश फार्मर्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कोविड-19 के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। मछली को पालने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र, सीड और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रास्यूटिकल, एडिटिव मेडिसिन्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाएँ इनको तो ये अपना मछली सही से यहाँ पर आप कह सकते हो फिशरी जो सेक्टर है उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवा दी जाती है। कभी कभी फार्मर्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। सिमिलरली जो फिश फार्मर्स है उनको एक प्रॉब्लम ये भी मिलती है कि वो अपनी मछलियों को मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाते, मार्केट में बेच नहीं पाते, और अगर बेचते भी हैं तो कुछ लिमिटेड बायर्स हैं उन्हीं को बेचते हैं, और फिर वो लिमिटेड बायर बार्गेनिंग बहुत करने लगता है और फिर वो उससे फार्मर्स को बहुत कम पैसा मिलता है। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पर एक वाइड एरिया को पकड़ेंगे। जो बायर्स होंगे वो यहाँ पे फार्मर्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे प्राइस पर फार्मर्स डील कर सकते हैं मछलियों को। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमारे कंट्री के अंदर जो ये पूरा फिशरीज सेक्टर है इसको देखने के लिए एक बोर्ड है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इसको बनाया गया था 2006 में। एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंडर में आता है। यहाँ पे फोकस ये है कि हम लोग फिश प्रोडक्शन को, इसकी प्रोडक्टिविटी को अपने देश में बढ़ा सकें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। तेलंगाना हैदराबाद में आपको ये देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। क्लियर हो गया। तो ये कुछ डेटा था। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आसान से शब्दों में क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी को हम लोग करते हैं यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।